हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं प्रोनाउन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंस होते क्या हैं, नाउन्स के रहते हुए प्रोनाउंस की जरूरत क्यों है और प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, वो भी यूज एंड एग्जांपल्स के साथ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें, नहीं तो आपको प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन रीड्स इन माई क्लास, मोहन इज एब्सेंट टुडे बिकॉज मोहन इज इल। इन सेंटेंसेस में हम लोग मोहन का प्रयोग बहुत बार कर रहे हैं, तो इसीलिए ये पूरे सेंटेंस थोड़े भद्दे लग रहे हैं। अब अगर इसी बात को हम लोग इस तरह से कहें, मोहन इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल, तो देखिए ये सेंटेंसेस अब कितने अच्छे लगने लगे। तो सेंटेंसेस के भद्देपन को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मोहन को ही से रिप्लेस कर दिया है। तो ये वर्ड ही जो कि मोहन के बदले में आ रहा है, उसे ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि जो कि नाम के बदले में आ रहे हो। और इसका प्रयोग हम लोग नाउन के बदले में क्यों कर रहे हैं, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि नाउन बार बार प्रयोग ना करना पड़े। तो हम लोग कह सकते हैं a word used instead of a noun is called a pronoun, यानी कि जिस शब्द का प्रयोग हम लोग नाउन के बदले में करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एक्सेट्रा, ये सब प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। अब चलिए प्रोनाउंस के काइंड्स में, यानी कि प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली प्रोनाउंस 8 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, जिसके अंतर्गत सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव प्रोनाउंस आते हैं। दूसरा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, जिसके अंतर्गत रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउंस आते हैं। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। चौथा इंडिफिनिट प्रोनाउंस। पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। छठा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। सातवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और आठवां रिलेटिव प्रोनाउंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। दोज प्रोनाउंस विच स्टैंड्स फॉर द 3 persons, द फर्स्ट पर्सन, द सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में मैं पर्सन के वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं। पर्सन के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब 2 व्यक्ति बातें कर रहे हो तो वो किसी तीसरे व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे। तो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जिससे बोला जाए वो सेकेंड पर्सन कहलाता है, और जिसके बारे में बात की जाए उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, वी और इसके डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू और इसके डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे और इसके डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस को और अच्छे से समझने के लिए आप लोग इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। यहां आप देख सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे हैं। चूंकि इनका प्रयोग वाक्यों में सब्जेक्ट की तरह होता है, इसीलिए इनको हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम है। चूंकि सेंटेंसेस में इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है, इसीलिए इनको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। पॉजेसिव केस के अंतर्गत आप लोग 2 कैटेगरीज देख सकते हैं, और ये बहुत ध्यान देने वाली जगह है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखें। पॉजेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर और देयर्स आते हैं, जबकि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बल्कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब बहुत से लोग समझते हैं कि माई, आवर, योर, इट्स और देयर प्रोनाउंस हैं, जबकि ऐसी बात है नहीं। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, ये एडजेक्टिव्स हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि ये एडजेक्टिव्स क्यों हैं, प्रोनाउंस क्यों नहीं है। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उसकी विशेषता बतलाते हैं। यानी कि जब कोई वर्ड किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को क्वालिफाई करने लगे, तब उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए। दिस इज माई पेन, यहां पर माई के बाद एक नाउन आ रहा है, पेन, इसीलिए माई वर्ड जो है यहां पर उस नाउन पेन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि उसकी विशेषता को बता रहा है, इसीलिए माई जो है एक एडजेक्टिव है। दिस इज आवर ऑफिस, यहां पर आवर के बाद एक नाउन आ गया है ऑफिस, इसीलिए यहां पर आवर जो है एक एडजेक्टिव है। दिस इज योर बुक, दिस इज देयर ऑफिस,
यहां पे भी वही बात है, योर और देयर एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि इनके बाद कोई नाउन आ जा रहा है। हाँ, लेकिन इन एग्जांपल्स पे गौर कीजिए। अगर इन्हीं सब बातों को हम लोग इस तरह से कहें कि यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन, यह ऑफिस हमारा है, दिस ऑफिस इज आवर्स, यह किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स, यह ऑफिस उन लोगों का है, दिस ऑफिस इज देयर्स। तो यहां पर माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स ये सब एडजेक्टिव्स नहीं है, ये सब प्रोनाउंस हैं, क्योंकि इनके बाद कभी भी नाउन्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाउन्स का प्रयोग पहले ही सब्जेक्ट के रूप में कर लिया जाता है। जैसे दिस पेन इज माइन, यहां पर जो नाउन पेन है इसका प्रयोग पहले ही सब्जेक्ट के रूप में कर लिया गया है। अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि हिज और हर ऐसे दो वर्ड्स हैं जिसको कि प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स दोनों की कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसा क्यों है, इसको आप लोग इन एग्जांपल से समझिए। दिस इज हिज पेन, यहां पर हिज के बाद पेन एक नाउन आ गया है, इसीलिए हिज यहां पर एक एडजेक्टिव है। और दूसरा एग्जांपल, दिस पेन इज हिज, यह कलम उसकी है, यहां पर हिज के बाद कोई भी नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन का प्रयोग पहले ही कर लिया गया है। इसीलिए यहां पर हिज वर्ड जो है एक एडजेक्टिव नहीं है, ये यहां पर एक प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस इज हर पेन, यह उसकी कलम है। कोई लड़की है अगर तो उसके लिए हम लोग कहेंगे दिस इज हर पेन। यहां पे हर वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन का प्रयोग हुआ है। लेकिन यह कलम उसकी है, इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे दिस पेन इज हर्स। यहां पे हम लोग दिस पेन इज हर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर्स यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हर का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं, आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। यहां पर हर एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोनाउंस की सेकेंड कैटेगरी, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जिसके अंतर्गत रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउंस आते हैं। इसको समझने के लिए इन एग्जांपल्स पे गौर कीजिए। आई कैन हेल्प माई सेल्फ, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, यू कैन हेल्प योर सेल्फ। और अगर एक से ज्यादा है तो यू कैन हेल्प योर सेल्फ, ही कैन हेल्प हिमसेल्फ, शी कैन हेल्प हर सेल्फ, द एलिफेंट कैन हेल्प इट सेल्फ, दे कैन हेल्प देम सेल्व्स। तो यहां पर माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है मैं खुद कर सकता हूं के लिए, और सेल्फ का प्रयोग हुआ है हम लोग खुद स्वयं कर सकते हैं इसके लिए। योर सेल्फ का प्रयोग हुआ है तुम खुद कर सकते हो इसके लिए। योर सेल्फ का प्रयोग हुआ है तुम लोग स्वयं कर सकते हो के लिए। हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है वह स्वयं कर सकता है के लिए। हर सेल्फ का प्रयोग हुआ है वह स्वयं कर सकती है के लिए। इट सेल्फ का प्रयोग हुआ है कॉमन जेंडर में स्वयं के लिए। और देम सेल्व्स का प्रयोग हुआ है वे लोग स्वयं कर सकते हैं के लिए। तो यहां पर मैं खुद, हम लोग खुद, ऐसे वर्ड्स बनाने के लिए हम लोग दो वर्ड्स को जोड़कर एक कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं। जैसे माई में सेल्फ जोड़ दिए तो माई सेल्फ बन गया, और में सेल्फ जोड़ दिए तो आवर सेल्फ बन गया। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, जो भी वर्ड सिंगुलर में है जैसे माई, योर, हिम, हर, इट, इनमें सेल्फ जुटा है। और जो भी प्लूरल में है जैसे आवर, योर, देम, इनमें सेल्फ नहीं जुटा है, इनमें सेल्व्स जुटा है। और ऐसा क्यों हुआ है ये कॉन्सेप्ट मैं आपको नंबर के वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जिस भी सिंगुलर नाउन में एफ या एफई का प्रयोग होता है, जिसके अंत में एफ या एफई रहते हैं, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एफ या एफई को हटाकर वीईएस जोड़ देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट and selves is added to our, your, them, they are called compound personal pronouns। अब compound personal pronouns भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये रिफ्लेक्सिव होंगे या फिर इंफेटिक होंगे। अब ये कब रिफ्लेक्सिव होंगे और कब इंफेटिक होंगे इस बात को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। he killed himself, उसने खुद को मार डाला, यानी कि उसने सुसाइड कर ली। अब यहां पे अगर हम लोग हिमसेल्फ को छुपा दें तो किल्ड के बाद कुछ भी आ सकता था, जैसे ही किल्ड राम, उसने राम को मार डाला। ही किल्ड श्याम, उसने श्याम को मार डाला। ही किल्ड सीता, उसने सीता को मार डाला। लेकिन उसने यहां पर स्वयं को मार डाला, इस बात को क्लियर करने के लिए हिमसेल्फ का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार डाला। यहां पे मारने का काम स्वयं पर हो रहा है, यानी कि खुद पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है।
इसीलिए हिमसेल्फ यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, उसने बाघ को स्वयं मारा। अब यहां से अगर हम लोग हिमसेल्फ को छुपा दें, ही किल्ड द टाइगर, तो सिर्फ इतना कहने से भी पता चल जा रहा है कि उसने बाघ को स्वयं ही मारा है। ही किल्ड द टाइगर, उसने बाघ को मारा। लेकिन फिर भी हम लोग हिमसेल्फ का यहां प्रयोग सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि सेंटेंस इंफेटिक हो जाए, जोरदार हो जाए। उसने स्वयं बाघ को मारा, मतलब किसी और ने नहीं मारा, उसने स्वयं मारा। तो यहां पर हिमसेल्फ का प्रयोग एक्शन को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं किया गया है, सिर्फ इंफेसिस देने के लिए किया गया है, यानी कि जोर देने के लिए किया गया है। कुछ और एग्जांपल्स ले लीजिए। यू कैन हेल्प योर सेल्फ, अब यहां पर यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प हर, यू कैन हेल्प राम, कुछ भी हो सकता था, लेकिन तुम अपनी मदद स्वयं कर सकते हो। तो यू कैन हेल्प कहने से सिर्फ नहीं पता चलेगा कि स्वयं कर सकते हो, यहां पर हमें लगाना पड़ेगा योर सेल्फ। यू कैन हेल्प योर सेल्फ, तुम अपनी मदद स्वयं कर सकते हो। तो यहां पर योर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जबकि दूसरा एग्जांपल देखिए, यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम यह स्वयं कर सकते हो। अब हम लोग सिर्फ यह भी कहें कि यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, तो काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग योर सेल्फ का प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ यू को इंफेसिस देने के लिए, यू पर जोर देने के लिए। इसीलिए योर सेल्फ यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि इंफेटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ क्लोज द डोर, मैंने खुद दरवाजा बंद किया। यहां पे अगर हम लोग सिर्फ कहें कि आई क्लोज द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया, तब भी बात क्लियर है कि मैंने दरवाजा बंद किया। लेकिन फिर भी हम लोग कह रहे हैं आई माई सेल्फ क्लोज द डोर, मैंने खुद दरवाजा बंद किया। तो माई सेल्फ यहां पर एक इंफेटिक प्रोनाउन है। तो हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक, दैट इज रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, एंड दे आर कॉल्ड emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis। अब हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में जान लेते हैं। इसको समझने के लिए इन एग्जांपल्स पे गौर कीजिए। दिस इज ए पेन, दैट इज ए बुक, दीज आर बॉयज, दोज आर गर्ल्स। यहां पे दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हम लोग किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि प्रदर्शित करने के लिए कर रहे हैं, मतलब इशारा देने के लिए कर रहे हैं कि दिस इज ए पेन, दैट इज ए बुक, उसकी तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं। इसीलिए दिस, दैट, दीज, दोज, इन सब प्रोनाउंस को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। यानी कि द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनके भी साथ वही बात है, इनके बाद कोई नाउन आ जाता है तो ये प्रोनाउन से बदलकर एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। जैसे दिस पेन इज माइन, यहां पर दिस के बाद पेन एक नाउन आ गया है, इसीलिए दिस यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बुक इज हर्स, दीज बुक्स आर योर्स, दोज काउज आर देयर्स। यहां पे भी दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं है बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में जान लेते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग इन एग्जांपल्स पे गौर कीजिए। Somebody has stolen my book, nobody has stolen your book, anybody can do it, nothing is impossible, some are good, all are good, one must not praise oneself, many of them were innocent। इन एग्जाम्पल्स में जो वर्ड्स somebody, nobody, anybody, nothing, some, all, one, many, इनसे किसी पार्टिकुलर यानी कि किसी डिफिनिट चीज के बारे में पता नहीं चलता है। Somebody has stolen my book, यानी कि किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। अब किसने चुराई है यह तो पता है नहीं, ये बात डिफिनिट नहीं है कि किसने चुराई है, इसीलिए इन प्रोनाउंस को हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। यानी कि द प्रोनाउन विच रिफर्स टू persons or things in a general way and does not refer to any person or thing in particular is called an indefinite pronoun। अब इनमें से कुछ प्रोनाउंस को एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज किया जा सकता है। जैसे some boys are good, यहां पर some के बाद एक नाउन boys आ गया है जिसके कारण यह इंडेफिनिट प्रोनाउन ना होकर इंडेफिनिट एडजेक्टिव में बदल गया है। I will go there one day, मैं एक दिन वहां जाऊंगा। यहां पर वन के बाद एक नाउन डे आ गया है, इसीलिए वन यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं बल्कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। ऑल बॉयज आर रेडी, मैनी बॉयज हैव कम, यहां पे भी ऑल और मैनी इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं।
अब हम लोग प्रोनाउंस के फिफ्थ काइंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग इन एग्जांपल्स पे गौर कीजिए। ईच ऑफ द बुक्स इज गुड, प्रत्येक किताब अच्छी है। ईदर ऑफ यू इज गिल्टी, तुम दोनों में से कोई एक दोषी हो। नीदर ऑफ यू इज गिल्टी, तुम दोनों में से कोई दोषी नहीं हो। इन सेंटेंसेस में ईच, ईदर, नीदर ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब यहां पे आप लोग एक बात पे गौर कीजिए, ईच ऑफ द बुक्स के बाद हम लोगों ने इज का प्रयोग किया है, न कि आर का। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये तो कह रहे हैं कि प्रत्येक किताब अच्छी है, यानी कि वहां पे बहुत सी किताबें हैं और सभी अच्छी हैं, लेकिन हम लोग एक बार में किसी एक ही किताब के बारे में कह रहे हैं, यानी कि ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, जिसके लिए हम लोगों ने प्रत्येक का प्रयोग किया है, यानी कि ईच का प्रयोग किया है। दूसरे एग्जाम्पल, ईदर ऑफ यू इज गिल्टी, यहाँ पे भी दोनों में से कोई एक ही दोषी है, इसीलिए इस सेंटेंस में भी इज का प्रयोग किया गया है। उसी तरह नीदर ऑफ यू इज गिल्टी, इसमें भी इज का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं द प्रोनाउंस दैट रिफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब ये एडजेक्टिव्स की तरह भी काम कर सकते हैं, जैसे ईच बुक इज गुड, प्रत्येक किताब अच्छी है। ईदर बुक इज गुड, दोनों किताबें अच्छी हैं। नीदर बुक इज गुड, दोनों में से कोई किताब अच्छी नहीं है। यहाँ पर ईच, ईदर, नीदर के बाद प्रोनाउन आ गया है, जिसके कारण यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में जान लीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपस में, परस्पर। जैसे राम एंड सीता लव ईच अदर, राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे ईच अदर जो प्रोनाउन है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर आपस में या परस्पर का बोध हो रहा है। राम, मोहन एंड सोहन आर अब्यूजिंग वन अनदर, राम, मोहन और सोहन एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। यहाँ पे वन अनदर जो है आपस में या परस्पर का बोध करा रहा है, इसीलिए ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो व्यक्तियों की बात जहां पर हो वहां पर हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और जहां पर दो से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात हो वहां पे हम लोग वन अनदर का प्रयोग करते हैं, न कि ईच अदर का। अब हम लोग प्रोनाउंस के सेवंथ काइंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में जान लेते हैं। द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन प्रोनाउंस को हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हु इज शी, whom do you know, whose is this pen, which is your book, what is your father। तो यहां पर who, whom, whose, which और what जो वर्ड्स हैं इनको हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन एराइज करने के लिए कर रहे हैं। अब इनमें से whose, which और what का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव्स की तरह भी कर सकते हैं, जैसे whose pen is this, यह कलम किसकी है। यहां पर whose के बाद एक नाउन पेन आ गया है, जिसके कारण whose इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। What books have you read, कौन कौन सी किताबें तुमने पढ़ी हैं। यहां पर which और what इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब हम लोग प्रोनाउंस के एट्थ काइंड रिलेटिव प्रोनाउंस को देख लेते हैं। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि कोई लड़का खेल रहा है और वो मेरा भाई है, और मुझे किसी को यह बात बतानी है। तो लड़का खेल रहा है, इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे द बॉय इज प्लेइंग, और लड़का मेरा भाई है, इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे द बॉय इज माई ब्रदर। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हम एक दूसरे से रिलेट कर दें तो सेंटेंस बन जाएगा द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, यानी कि लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। तो क्या यहाँ पर हु का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है? नहीं, यहाँ पर हु का प्रयोग रिलेशन बताने के लिए किया गया है कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है, इसीलिए हु यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, किताब जो मेज पर रखी हुई है वो मेरी है। क्या यहाँ पे विच का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है? नहीं, यहाँ पे विच का प्रयोग रिलेशन बताने के लिए किया गया है, इसीलिए विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द बॉय हुम ऑल लाइक, यह वह लड़का है जिसे सभी पसंद करते हैं। यहाँ पे भी हुम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए नहीं किया गया है, इसीलिए हुम यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। द पेन हुज कलर इज ग्रीन इज माइन, यहाँ पे भी हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द पेन दैट वाज गिफ्टेड टू मी, यह वह कलम है जो मुझे गिफ्ट की गई थी। यहाँ पर दैट वर्ड जो है
ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आई होप प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट अब आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन के बगल में एक बेल आइकन होगा उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।